नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विषय अंकेक्षण में अध्ययन करेंगे अंकेक्षण कार्य पत्र। अंकेक्षण कार्य पत्र है वो आपको सामने स्लाइड पर दिख रहा है। इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स है वो क्या होते हैं उसके सामने आज हम आपको बताएंगे। अंकेक्षण कार्य संबंधी जो पत्र है एक लिखित निजी सामग्री होती है जिन्हें एक अंकेक्षक प्रत्येक अंकेक्षण के संबंध में तैयार करता है। ये पत्र लेखा संबंधी उन सूचनाओं को प्रकट करते हैं जिन्हें एक अंकेक्षक अपने नियोक्ता से प्राप्त करता है और इन अंकेक्षण कार्य पत्रों में अंकेक्षक द्वारा प्रयोग में लाए गए जांच के तरीके, उसके निष्कर्ष, निर्णय तथा आर्थिक विवरणों के बारे में सूचनाएं दी हुई होती है। यानी ऑडिट वर्किंग पेपर्स की अगर आपको हम परिभाषा बताएं तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते क्या है, यानी अंकेक्षक के द्वारा स्वयं जो तैयार किए जाते हैं ऑडिट के दौरान, जो भी प्रलेख या तो संस्था से प्राप्त किए जाते हैं या स्वयं के द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो सारे ऑडिट वर्किंग पेपर्स के अंतर्गत आते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर्स है वो बच्चों एक अंकेक्षक की खुद की संपत्ति होती है और उन पर उनका अधिकार होता है। अब मैं आपको जनरली अंकेक्षण कार्य पत्र है ऑडिट वर्किंग पेपर में सामान्यतः जो सम्मिलित किए जाते हैं वो 10 बिंदु आपके सामने यहाँ बताए गए हैं कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहला है नियुक्ति पत्र, यानी अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में जो नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है वो भी ऑडिट वर्किंग पेपर्स का एक हिस्सा होता है। दूसरा है उस व्यवसाय की विशेषताएं भी ऑडिट वर्किंग पेपर्स का पार्ट होती है। और नंबर 3 है अंकेक्षण कार्यक्रम, यानी ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिटर ने जो ऑडिट करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया था और वो लिखित प्रोग्राम उसके पास है वो भी ऑडिट वर्किंग पेपर्स में ही सम्मिलित किया जाता है। ऑडिट प्रोग्राम के बारे में हम आपको पूर्व अध्याय में बता चुके हैं। और नंबर 4 पर है प्राप्त जानकारी एवं सूचनाएं। अंकेक्षण कार्यक्रम के संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त की जाती है या सूचनाएं हैं वो भी ऑडिट वर्किंग पेपर्स में सम्मिलित की जाती है। नंबर 5 है अंकेक्षण कार्यक्रम के संबंध में किया गया पत्र व्यवहार भी अंकेक्षण कार्य पत्र में सम्मिलित किया जाता है। उस संस्था के जो भी नियम हैं, उपनियम हैं, वो भी ऑडिट वर्किंग पेपर्स का हिस्सा माना जाता है। और जो उसने प्रमाणकों की जो सूची प्राप्त की गई है नंबर 8 पर मैंने बताया गया है वो भी ऑडिट वर्किंग पेपर्स में आते हैं। और अंकेक्षण नोटबुक है 9 नंबर पे बताया है। ये अंकेक्षण नोटबुक होती क्या है इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा, ये भी ऑडिट वर्किंग पेपर्स का पार्ट होता है। और अंत में अंकेक्षक के द्वारा उस संस्था का अंकेक्षण करने के पश्चात में वो एक रिपोर्ट जारी करता है, उसको हम अंकेक्षण रिपोर्ट कहते हैं, वो भी ऑडिट वर्किंग पेपर्स का ही पार्ट होती है। तो बच्चों ऑडिट वर्किंग पेपर्स में यानी अंकेक्षण कार्य पत्र में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, तो अंकेक्षक की नियुक्ति से लेकर अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट देने तक के मध्य इन दोनों को सम्मिलित करते हुए नियुक्ति पत्र को भी और अपनी रिपोर्ट देता है सबसे लास्ट में, इन दोनों को सम्मिलित करते हुए
अपनी नियुक्ति के पश्चात और रिपोर्ट देने के बीच में जितने भी कार्य अंकेशक करता है, या तो वो स्वयं कोई प्रलेख तैयार करता है या वो संस्था से प्राप्त करता है, ये सभी प्रलेख अंकेषण कार्यपत्र होते हैं। अब है अंकेषण कार्यपत्र है वो उन पर स्वामित्व किसका होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। अंकेषण कार्यपत्र है उस पर अंकेशक का स्वयं का स्वामित्व होता है, और अंकेषण कार्यपत्रों को अंकेशक का रखने का उद्देश्य क्या होता है, यह है। पहला है रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट की सत्यता का प्रमाण। हम अब अध्ययन कर रहे हैं अंकेषण कार्यपत्रों को रखने का उद्देश्य अंकेशक का क्या होता है। पहला है रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट की सत्यता का प्रमाण, यानी ये जो अंकेषण कार्यपत्र होते हैं इनके आधार पर एक अंकेशक अपनी रिपोर्ट तैयार करता है जो कि नियोक्ता के पास भेज दी जाती है। अतः ये पत्र ही नियोक्ता के रिकॉर्ड एवं अंकेषण रिपोर्ट की सत्यता के एकमात्र प्रमाण हैं, यानी इन कार्यपत्रों के आधार पर ही उसकी रिपोर्ट की सत्यता और रिपोर्ट की सत्यता मानी जाती है। नंबर 2 है संदर्भ के रूप में उपयोग। अंकेशक के द्वारा अपने नियोक्ता से व्यावसायिक मामलों पर बातचीत करते समय सलाह एवं संदर्भ के रूप में ये पत्र कार्य करते हैं। ऐसा प्राय देखा गया है बच्चों कि अंकेषण समाप्त होने के कई वर्षों बाद भी इनको संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अंकेषण कार्य पत्र है वो किसी भी वैलिड प्रूफ के रूप में प्रयोग में किए जाते हैं। नंबर 3 है रक्षात्मक स्थिति। अंकेषण कार्यपत्र होते हैं वो अंकेशक की सूचनाएं तथा उचित रीति से रखे गए अंकेषण कार्य संबंधी पत्र कानूनी झगड़े अथवा अदालती कार्रवाई के समक्ष अंकेशक को रक्षात्मक स्थिति प्रदान करते हैं तथा ये अंकेशक की व्यावसायिक ईमानदारी के सुदृढ़ रक्षक समझे जाते हैं। यानी अंकेषण कार्यपत्र होते हैं वो अंकेशक को रक्षात्मक स्थिति प्रदान इस प्रकार करते हैं कि अगर उसे कहीं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना हो तो ये न्यायालय में या किसी विवाद में उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और सबसे अंत में नंबर 4 पर है अंकेषण कार्यपत्र होते हैं वो भविष्य में मार्गदर्शक का भी कार्य करते हैं। जैसे उसी नियोक्ता के आगे होने वाले अंकेषणों के लिए कार्यक्रम बनाते समय ये पत्र मार्गदर्शक का काम करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है बच्चों कि अंकेषण कार्यक्रम वही अपनाया जाए, उसमें परिवर्तन किया जा सकते हैं तथा होना भी चाहिए, लेकिन इसके आधार पर अंकेश कार्य क्षेत्र का निर्धारण करने एवं कार्यक्रम बनाने में सुविधा रहती है। उपयुक्त 4 उद्देश्य हमने आपको बताए बच्चों, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन कार्यपत्रों का अंकेशक के लिए बहुत अधिक महत्व है और उनको अंकेशक को इनसे अनेक लाभ है। इनके आधार पर अंकेशक कह सकता है कि उसने कितना कार्य किया है और इसे करने में किन प्रणाली और विधियों का प्रयोग किया है, उनको अपनाया है। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, अंकेषण कार्य पत्रों के बारे में उसे विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि अंकेषण कार्यपत्र तैयार करने में सावधानी बरतनी चाहिए, और इनके स्वामित्व की अगर बात करें तो अंकेषण कार्य संबंधी पत्र अंकेशक की संपत्ति होती है, बहुत मोस्ट है। अंकेषण कार्यपत्रों के स्वामित्व के बारे में मैंने यहाँ बताया है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंकेषण कार्यपत्र है उन पर स्वामित्व किसका होता है, तो आप कह सकते हैं अंकेषण कार्यपत्र अंकेशक की संपत्ति है। ये पत्र चाहे अंकेशक ने स्वयं तैयार किए हो अथवा अंकेशक के मांगने पर व्यवसाय के स्वामी ने दिए हो, व्यवसाय के स्वामी का इन पर कोई अधिकार नहीं होता। ये किस न्यायालय निर्णय में आईपी स्विच मिल्स वर्सेस डिलन 1927 के मामले में ये निर्णय दिया गया कि स्वामित्व अंकेशक के पास ही रहता है।
यदि अंकेशक ने नियोक्ता से कोई पत्र अल्प समय के लिए उधार लिया है तो अंकेशक उसे अपने पास नहीं रख सकता। यदि वह उसे अपने पास रखना चाहता है तो व्यवसाय के स्वामी से अनुमति लेनी पड़ेगी। अंकेशक कार्यपत्रों को अंकेषण को फाइल करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये है वो किसी भी विवाद के समय उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, मैंने अंकेषण कार्यपत्रों में 9 नंबर पॉइंट पे अंकेषण नोटबुक, ऑडिट नोटबुक के बारे में आपको बताया था। यानी नोटबुक क्या होती है? एक डायरी होती है जो अंकेशक अपना अंकेषण कार्य करता है, उस समय उसे कुछ बातें याद रखनी हो, ये जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसे जिस डायरी में वो इंदराज करता है उसे अंकेषण नोटबुक कहते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि अंकेषण कार्य संबंधी पत्र में अंकेषण नोटबुक भी हो सकती है। प्राय अंकेषण कार्य संबंधी पत्र खुले रूप में एक फाइल में नत्थी करके रखे जाते हैं, परंतु कभी कभी एक बंदी नोटबुक भी रखी जाती है जिसमें अंकेषण कार्य संबंधी महत्वपूर्ण विवरण को लिख लिया जाता है अथवा उनकी नकल कर ली जाती है। इस नोटबुक को कुछ लोग अंकेशक नोटबुक के नाम से भी पुकारते हैं और अन्य जो पत्र है उनको फाइल में रख दिया जाता है। इस प्रकार अगर आप बच्चों आपको सारांश रूप में बताया जाए तो अंकेशक के द्वारा जब अपना अंकेषण कार्य किया जाता है तो उसको एक नोटबुक में दर्ज कर लिया जाता है, तो इस बुक को ही अंकेषण नोटबुक कहते हैं। अंकेशक जांच में प्रयोग होने वाले चिन्ह, ऑडिट के दौरान कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा? तो अंकेशक है वो किसी भी चिन्ह को अपना सकता है। अंकेशक इस प्रकार के चिन्ह को भी अपना सकता है, अंकेशक इस प्रकार के चिन्ह को भी अपना सकता है, अंकेशक इस प्रकार के चिन्ह को भी अपना सकता है, अंकेशक अपनी जांच में इस प्रकार के चिन्ह को भी अपना सकता है, अंकेशक अपनी जांच में इस प्रकार के चिन्ह को भी अपना सकता है और अंकेशक अपनी जांच में इस प्रकार के चिन्ह को भी अपना सकता है। क्यों सामान्यतः अंकेशक है जो प्राय देखा जाता है हम राइट मार्क करते हैं, अंकेशक है वो उल्टा मार्क करता है। इस चिन्ह का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे, इसका यहीं समापन करते हैं।